नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी। अभी तक की क्लास में जैसे कि हमने पढ़ाया, इंडियन पॉलिटी की सेशन चल रहा है अभी। इसी की क्लास ले रहा हूँ मैं लगातार, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे पहले इसके जितने भी आर्टिकल्स हैं एक बार एक हफ्ते के अंदर इन्हें कंप्लीट कर दें। यानी 395 अनुच्छेद, उसके बाद में इसका रिवीजन रह जाएगा। फिर हिस्ट्री की क्लास अपना कंटिन्यू चलती रहेगी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। तो अभी तक इस सीरीज में मैंने अपना राष्ट्रपति के अनुच्छेद पढ़ लिए, राष्ट्रपति तक के। तो अब है राष्ट्रपति के बाद आता है दूसरा सर्वोच्च पद जो आता है वो उपराष्ट्रपति का आता है। तो आज हम उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद 63 से लेकर के जो 73 तक हैं, 10 आर्टिकल हैं कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसका कार्यकाल क्या है, और उसके लिए वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या कार्य करेगा, है ना, और राज्यसभा का पदेन सभापति। तो सारी चीजें आज हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छे से सुन लेना, एक बार देख लेना। ज्यादा कुछ क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित आते नहीं है, एक दो क्वेश्चन जो आएंगे वो मैं बता दूंगा जहां से इफेक्ट बनेगा। मोस्टली राष्ट्रपति और फिर जो हमारी कार्यपालिका है, कैबिनेट, इससे संबंधित ज्यादा सवाल आते हैं, और न्यायपालिका वगैरह के एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो भी आएंगे उनका एक लास्ट में एंटायर वीडियो में बना दूंगा सबका समराइज करके, उन इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स का जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंटों से इम्पोर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है। बाकी आपको अगर सीरीज देखनी है तो दूसरी एक अभी हम पीसीएस के लिए सीरीज लेकर के आ रहे हैं, उसमें काफी डीप में बताऊंगा मैं, वो पीसीएस वालों के लिए है केवल। तो इसमें जो हमारा वनडे एग्जाम है, जैसे दिल्ली पुलिस है, और फिर रेलवे के एग्जाम है, आरपीएफ वगैरह, या जितने भी अर्धसैनिक बलों के एग्जाम है, एसएससी जीडी वगैरह, उन्हीं में सब में काम करेगी ये। चलो तो बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने इस सेगमेंट की तरफ। देखो, भारत के उपराष्ट्रपति संविधान में, इसमें अनुच्छेद 63 से 73 तक, यानी 63 से 73 तक, जो भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता और उसका चुनाव कौन करेगा, उपराष्ट्रपति की योग्यता, ठीक है, योग्यता और चुनाव, इससे संबंधित हमारा, और पद को हटाने से संबंधित है। ठीक है। थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, ये सही चल रहा, ये तो इसमें है भी, ये वाला ठीक है। वाइट वाइट ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा बड़ा कर इसको। अनुच्छेद 63 क्या कहता है? भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है। ठीक है। मैंने पहले बताया था 52 से 62 तक कौन है राष्ट्रपति, उसके एक एक आर्टिकल मैंने बता दिया। किसमें राष्ट्रपति की योग्यता है, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की शपथ, है ना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, वो सारी चीजें मैंने 52 से लेकर के 63 62 तक में पढ़ा दी है। अब क्या है हमारा 63 से 73 तक। ठीक है। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये तो लिखा हुआ है, संविधान में है। एक और चीज देख लें, कई बार आपने देखा होगा उप प्रधानमंत्री का पद रहा था, अब नहीं है, लेकिन वो संविधान में नहीं था। जैसे उप प्रधानमंत्री कौन रहे थे? लाल कृष्ण आडवाणी। जब अटल जी की सरकार थी तो उप प्रधानमंत्री थे, संविधान में कहीं नहीं था, ऐसे ही बना दिया था। अभी एक और ट्रेंड चल रहा है, राज्य में जैसे मुख्यमंत्री होता है ना, तो उप मुख्यमंत्री का चल रहा है, जबकि उप मुख्यमंत्री संविधान में कहीं नहीं है। कहीं कहीं तो दो दो उप मुख्यमंत्री है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में 2 हैं, और राजस्थान में शायद, राजस्थान में भी 2 हैं, कहीं मैंने देखा 3 है, 3 उप मुख्यमंत्री चला रहे हैं। तो ऐसा भी है, याद नहीं आ रहा मुझे, चलो मैं बता दूंगा। ठीक है। अनुच्छेद 64 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, यानी ये अपने आप में ही वो राज्यसभा का उपसभापति सभापति हो जाएगा। जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन गया ना, वो राज्यसभा का ऑलरेडी क्या बन गया? सभापति बन गया। राज्यसभा हमारे 2 सदन होते हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा, तो ऐसे ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है हमारा उपराष्ट्रपति। ठीक है। जैसे लोकसभा का कौन होता है? लोकसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं हम? लोकसभा स्पीकर बोलते हैं। अभी कौन है हमारे? ओम बिरला जी। ठीक है। ऐसे ही राज्यसभा के कौन है? ये पदेन सभापति अपने आप हो जाते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। फिलहाल में कौन है? जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है। लाभ का पद मैं बता चुका हूँ, समय समय पर सरकार इसको डिफाइन करती है कि लाभ के पद में कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते। आप मंत्री परिषद वगैरह, उसको लाभ के पद में नहीं रखा गया, ठीक है ना, कोई मंत्री वगैरह हटा दो।
परंतु किसी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को देय किसी वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। सपोज दैट हमारे राष्ट्रपति एब्सेंट है, यानी वो अनुपस्थित है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, या किसी वजह से डेथ हो गई या राष्ट्रपति का पद खाली है किसी भी कारण से, तो कौन राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम कौन करता है, हमारा उपराष्ट्रपति। तो तब उसको उपराष्ट्रपति वाले वेतन भत्ते नहीं मिलते, फिर उसको राष्ट्रपति वाले मिलते हैं, और ना वो राज्यसभा का सभापति कहलाता। उस टाइम क्या हो जाता है, वो राष्ट्रपति हो जाता है। तो दूसरा कोई व्यक्ति, मैं बताऊंगा कौन व्यक्ति आगे आएगा, ठीक है। अनुच्छेद 65 वो नॉमिनेट होता है वैसे कि ये अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो उसके टाइम पर एब्सेंट में उपराष्ट्रपति कौन होगा जब तक इलेक्शन नहीं होगा, तो वो बता दूंगा मैं। वैसे नॉमिनेट करते हैं उसको अलग से, उन्हीं में से वरिष्ठतम सदस्यों में से, राज्यसभा के में से, ठीक है। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या राष्ट्रपति के कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों या अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों का निर्वहन करना। 65 कहता है ये हमारा क्या, राष्ट्रपति चला गया, सपोज दैट फुल एंड फाइनल हो गए राष्ट्रपति जी, ठीक है, चले गए कहीं पे भी जहां पे चले गए, ठीक है। जाने से मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे देश में यात्रा करने गए, कहीं और, ठीक है, समझ जाइए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उपराष्ट्रपति उस रिक्ति को भरेगा, क्योंकि पद खाली नहीं रह सकता, उपराष्ट्रपति उसको भरेगा, उसको कार्यवाहक के रूप में, तब जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे तब तक, ठीक है। तो उसके क्या क्या कार्य होंगे उनको डिफाइन किया गया है यहाँ पे। नंबर 1, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने या अन्य कारण से उसके पद में कोई रिक्ति होने की दशा में उपराष्ट्रपति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबंधों द्वारा नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आ जाता। यानी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ना तब तक एक काम तो वो ये करेगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमारी हो या किसी अन्य कारण से अपने कार्यों का निर्वहन नहीं कर रहा हो, असमर्थ हो, तो उपराष्ट्रपति उस तारीख तक उसके कार्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख तक राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभाल ना ले, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति लौट करके नहीं आएगा ना तब तक वो ऐसा ही करेगा, ठीक है। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट काम है इसका, क्या, उपराष्ट्रपति को उस अवधि के दौरान और उसके संबंध में जब तक वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तो राष्ट्रपति की सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां प्राप्त होंगी। जितने भी वेतन भत्ते जो भी लाभ मिलते हैं ना जो राष्ट्रपति को मिलने चाहिए वो सारे वही मिलेंगे उसको उस कंडीशन में, क्योंकि वो राष्ट्रपति का दायित्व निर्वहन कर रहा है, राष्ट्रपति का कार्य कर रहा है वो। तथा ऐसी उपलब्धियां भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, संसद ने कानून बना करके उसके लिए बनाई गई है राष्ट्रपति के लिए, उनका पालन करेगा। और जब तक उस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी उपलब्धियों भत्तों और विशेषाधिकारों का हकदार होगा जो दूसरी अनुसूची में वे निर्दिष्ट हैं, ठीक है। क्लियर हो गई। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, मंत्री और इनके वेतन भत्ते हैं, ठीक है, न्यायाधीश वगैरह के। तो वो जो वेतन भत्ते हैं वो मिलेंगे किसको, उपराष्ट्रपति को। अब वो उपराष्ट्रपति नहीं है, अब वो क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है। यार फैन वैन चला लो इतने सारे। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव, कौन करेगा उपराष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा। ये बहुत टर्म इंपोर्टेंट है, इस टर्म को अपने दिमाग में बिठा लो, क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा, यानी रेशो इक्वल होगा। कुछ राज्य छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो कहीं पर विधानसभा की सीटें कम है, कहीं पर विधानसभा की सीटें ज्यादा है, कहीं की जनसंख्या कम है कहीं की ज्यादा है, तो उनका रेशो इक्वल करने के लिए उसी को बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग करके किया जाएगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त होगा, गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति का। अब कहेंगे एकल संक्रमणीय मत क्या है, प्रणाली एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होता है जैसे 4 लोग खड़े हुए राष्ट्रपति के लिए, तो जो सबसे कम वोट सबको सभी के लिए डालना होगा, ऐसा नहीं किसी एक को पर्टिकुलर वोट डालाएंगे। थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको, जैसे कोई पर्सन ए, एक मिनट, देखिए कोई पर्सन 3 लोग खड़े हुए हैं, 4 लोग खड़े हुए, ए बी सी और डी, ये 4 खड़े हुए, ठीक है। अब वोट डालने जाना है हमें, तो जो भी वोट डालेगा ना, जो भी वोट डालेगा
वो प्रायोरिटी देता है। वो ये नहीं है केवल एक पर्सन को प्रायोरिटी वोट डाल करके चला है, जैसे हम डाल करके आते हैं। ए को देने वाले सपोज दैट 250 लोग हैं, बी को देने वाले 150 लोग हैं, प्रायोरिटी पर रखते हैं, सी को देने वाले 70 लोग हैं और डी को देने वाले 30 लोग हैं। तो फिर क्या करे किया जाता है कि इन 30 को हटा करके इनको इसमें समराइज कर दिया जाता है। ठीक है, इन लोगों ने किस किस को प्रायोरिटी पर दिया, फिर इनमें से हटा दिया जाता है, फिर इनमें से कर दिया जाता है। तो ये प्रणाली है, ये समझ जाइएगा। ठीक है, वैसे वनडे एग्जाम वालों को समझने की जरूरत नहीं है, बाकी और हैं उनके लिए मैं समझा दूंगा कभी फिर। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान उपराष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अगर कोई पर्सन राज्यसभा का सदस्य है और वो उपराष्ट्रपति नॉमिनेट हो गया, उपराष्ट्रपति इलेक्टेड हो गया, नॉमिनेट नहीं इलेक्टेड हो गया, तो जिस डेट को वो इलेक्टेड हुआ है ना, शपथ ली है उसने उपराष्ट्रपति की, उसी दिन से उसका पद राज्यसभा के सदस्य के रूप में रिक्त समझा जाता है। ठीक है, सेम राष्ट्रपति की तरह ही है, कुछ चीजें अलग हैं बस। कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए तभी पात्र होगा जब वह नंबर 1 भारत का नागरिक हो, ओजीआई कार्ड धारक ना हो, प्योर भारत का सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, अब ये भी नहीं कह सकते आप कि कोई जैसे अदनान सामी है वो भारत का सिटीजन है, ठीक है, ओसीआई कार्ड नहीं है उसके पास, अब भारत की नागरिकता है उसके पास में, तो क्या होगा, वो चाहे तो वो लड़ सकता है भारत का नागरिक हो। यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा गया कि जन्म से भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, भारत के पास नागरिकता, भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। कब नहीं होगा, किस कंडीशन में, यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, यानी कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, चाहे चपरासी की करता थे, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का कोई भी पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री है। देखो, लाभ के पद में से किस किस को हटा दिया, मंत्री को हटा दिया। कोई मंत्री बन सकता है उपराष्ट्रपति, उसको इस बात पर नहीं कर सकते कि आपने लाभ का पद धारण कर रखा है। क्यों, क्योंकि जब वो इलेक्टेड हो जाता है ना, उसको वो पद छोड़ना पड़ता है मंत्री का। ठीक है, या किसी राज्य का राज्यपाल है तो उसको कर देते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 67 क्या कहता है, हमारे कौन थे मंत्री, वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, वो राष्ट्रपति बन गए थे तो उन्होंने वित्त मंत्री का पद छोड़ा था। अनुच्छेद 67 क्या कहता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहेगा। मैक्सिमम एज नहीं है कुछ भी, 70 साल का भी बन सकता है, 75 का भी, 80 का भी, कोई भी बन सकता है। बस ये हो कि वो 5 साल रहेगा, बीच में अगर कोई और कारण हो जाए तो उन कारणों की वजह से हट सकता है, खुद त्याग पत्र देगा, लेकिन 5 साल के लिए होगा, बशर्ते कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपना हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, वो अपना राष्ट्रपति को एक लेख लिखेगा, एक लेटर लिख करके अपना त्याग पत्र दे सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित तथा लोकसभा द्वारा सहमत संकल्प द्वारा उसके पद से हटाया जा सकेगा, किंतु इस खंड के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि संकल्प प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना न दे दी गई हो। यानी अगर इस पर भी महाभियोग लाओगे ना तो 14 दिन पहले इसको सूचना दोगे, किसी भी आशय से हो, जैसे राष्ट्रपति की दी जाती है। उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर दे। सेम टू सेम राष्ट्रपति की तरह है ये चीजें। ठीक है, बस आर्टिकल समझ लेना उसका कार्यकाल। उपराष्ट्रपति से संबंधित ज्यादा नहीं पूछा जाता कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो ये पूछ लिया जाता है, या इसके आर्टिकल किस आर्टिकल से किस तक है ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, और एक दो इसको सुपर पावर है, जैसे राज्यसभा को सुपर पावर कौन सी है, लोकसभा से, तो हालांकि सब चीजों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली कौन है, लोकसभा, लेकिन एक मामला ऐसा है जिसमें राज्यसभा है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं ना, उसमें पावर राज्यसभा को ज्यादा है। अखिल भारतीय सेवा है ना, उनमें पावर किसको, राज्यसभा को ज्यादा दी गई है। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, कई बार पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति हो गई है कोई, तो उसको भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि क्या होगी, उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए चुनाव पद समाप्ति से पूर्ण नहीं, पहले ही कर लिया जाएगा, उससे पूर्ण कर लिया जाएगा, उससे पहले ही पूर्व कर
समाप्त होने से पहले ही उसको पूर्ण कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाओ, त्यागपत्र हो जाओ, या और कोई सी भी ऐसा कारण हो जिसकी वजह से उसका पद खाली हो गया है, तो उसको इलेक्टेड कर लिया जाएगा पहले ही। खाली नहीं छोड़ सकते हम उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति की जगह कौन आ जाएगा? तो जो एक वरिष्ठतम राज्यसभा का सदस्य होता है, जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, वो उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। हालांकि पहले से डिसाइडेड होता है, लिस्ट होती है कि अगर उपराष्ट्रपति की डेथ हो जाए किसी वजह से, या कोई इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो संभालते हैं उपराष्ट्रपति का। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के साथ सामने शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, अर्थात मैं जो भी अपना नाम है ईश्वर की शपथ लेता हूं, ये सभी लेते हैं। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित, जो कानून द्वारा स्थापित है, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, तथा मैं उस कर्तव्य का निर्वहन करूंगा जिसे मैं ग्रहण करने वाला हूं। ये पीसीएस में पूछ ली गई थी एक बार, शपथी की शपथ में क्या क्या कहता है, तो आप समझ जाइएगा, वर्डों को अच्छे से पकड़ लो। जो पीसीएस वाले हैं, वनडे एग्जाम वालों को कोई जरूरत नहीं है, उनसे केवल ये पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति की किसमें है शपथ, 69, और राष्ट्रपति की 60। फिक्स है, दिमाग में बिठा लो। राष्ट्रपति 60, उपराष्ट्रपति 69, ठीक है। 69। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अन्य आकस्मिकताओं, अगर कोई अलग इमरजेंसी होगी, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कैसे करेगा वो उसमें। तो संसद इस अध्याय में उपबंधित न की गई किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगी जैसा वह ठीक समझे। संसद कर सकेगी इनके लिए कोई व्यवस्था, ठीक है। संसद के हाथ में है, संसद पावरफुल है, जिसको चाहेगी, जिसको चाहेगी नहीं, मतलब राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कर रहा है तो वो उपराष्ट्रपति बना रहेगा। वैसे 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना अति आवश्यक है, आवश्यक है, मैंडेटरी है, लिखा हुआ है, संविधान कहता है विद इन 6 मंथ। हाँ, अगर सपोज दैट ऐसा हो जाए कि हमारा राष्ट्रपति का पद खाली है और युद्ध हो जाए किसी अन्य देश से, इमरजेंसी लागू हो, फिर क्या करोगे उस कंडीशन में? इलेक्शन नहीं कराने की कंडीशन, तब क्या करेंगे? क्यों आलोक, क्यों सर? सपोज दैट कि राष्ट्रपति का पद खाली है, ठीक है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, और 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। तो इस कंडीशन में, और युद्ध चल रहा है, सब कुछ इमरजेंसी लगी हुई है देश में, तो इलेक्शन कराने की कंडीशन नहीं है, तो फिर कब तक इलेक्शन नहीं करा सकते आप? मैक्सिमम टू मैक्सिमम, ऐसी कोई कंडीशन कमेंट में बताना जिसको पता है कब तक नहीं करा सकते, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा इसका आंसर, आपको बता दूंगा सर मैं अभी। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले क्या कहते हैं? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति की जाती है, राष्ट्रपति की कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय जांच नहीं करता, उसके लिए उस पर जो महाभियोग आता है तो संसद में कमेटी बनी हुई होती है, वो जांच करती है, ठीक है, अलग अलग कमेटी बना दी जाती है, वो जांच करती है, तब वो बताती हैं, और फिर उस पर महाभियोग लग जाता है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय करेगा, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है, सपोज दैट बेईमानी से कोई जीत गया, चीटिंग करके जीत गया, तो उसका क्या होगा? शून्य घोषित कर देंगे उसके इलेक्शन को। कब तक? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उसके द्वारा किए गए कार्य, जैसा भी मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख को या उससे पहले उस घोषणा के कारण अवैध नहीं होंगे। सपोज दैट उसने कोई चीटिंग की, ठीक है, और उस पर जांच हो रही है, जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आ रहा, और उससे पहले उसने कोई डिसीजन ले दिए, कोई भी डिसीजन ले दिए, और पता चला कि ये तो अवैध था, ये तो योग्यता ही नहीं रखता उपराष्ट्रपति की। नहीं आई समझ में? फिर से समझो, कोई पर्सन, ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ गया जो योग्यता ही नहीं रखता है, और उसकी जांच न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, हमारा सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो उस कंडीशन में अगर उसने कोई डिसीजन लिया है उस टाइम पीरियड में, मान लो 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, जो भी समय है, उसने कोई डिसीजन लिया है, तो वो अवैध नहीं माना जाएगा, वैध माना जाएगा। इस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए संसद कानून द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े किसी भी मामले को विनियमित कर सकती है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का चुनाव उसे चुनने वाले निर्वाचक मंडल के सदस्यों में किसी भी कारण से
किसी भी रिक्ति के अस्तित्व के आधार पर प्रश्न नहीं बुलाया जाएगा। ये तो फालतू की क्वेश्चन है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, ना कोई पूछेगा कि उपराष्ट्रपति को क्यों किसी व्यक्ति के लिए नहीं पूछा जाएगा। अनुच्छेद 72 आर्टिकल 72 क्या कहता है? राष्ट्रपति की क्षमादान आदि देने तथा कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने की, माफ करने या कम करने की शक्ति। राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्धि, किसी व्यक्ति को क्षमा, विलंब, विराम या दंड से छूट देने या दंडादेश को निलंबित करने की ये शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। अब समझ जाना, यहाँ राष्ट्रपति की बात हो रही है, उपराष्ट्रपति की नहीं। कभी आप कंफ्यूजन में उपराष्ट्रपति कराओ, उपराष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति है। हाँ, अगर वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद दायित्व निभाता है, निर्वहन करता है, तो वो इसका पालन कर सकता है, इसका यूज कर सकता है उन सभी मामलों में जहां दंड सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो। ये तो वही है, दंड की प्रकृति वगैरह बता दी, हालांकि मैं चलो फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। दंडादेश सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया हो उस मामले में भी, ठीक है, किया जा सकता है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। राष्ट्रपति ऐसी कंडीशन में, कई बार क्षमादान की भी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे किसी को किसी न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा, पहले तो अधीनस्थ जितने भी न्यायालय हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं मामले, और वहां से किसी की बेल खारिज हो गई, यानी उसको सजा दी गई फांसी की, ठीक है, डेथ। अब वो फिर दोबारा एक रिव्यू पिटीशन होती है, दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है, अब दोबारा में भी खारिज होगी, तो वो इसके पास एक ऑप्शन बचता है, भारत का राष्ट्रपति, वो चाहे तो वो उसकी क्षमा कर सकता है। अब क्षमा करने के लिए वो कंडीशन देखता है कई बार कि उसकी सजा को क्षमा किया जाए या नहीं किया जाए। कई बार कंडीशन नहीं सुनता राष्ट्रपति, और कर क्या देते हैं वो राष्ट्रपति हमारे कि चाहिए इसको, ये जो क्षमा दान शक्ति आई हुई है इसको छोड़ दिया जाए। जैसे कि आपने निर्भया कांड वाले को उसका देखा था, उन 4 दरिंदों का, उसमें क्या था, उनके जो वकील थे ना वो पहुंच गए थे राष्ट्रपति जी के पास में, तो वो वही था, मामला उनके पास लंबित रहा काफी दिन, फिर उसके बाद उन्होंने फिर साइन कर दिए, तो फिर उनको जो जिस निचली अदालत ने उसे सजा सुनाई थी, तो उसी ने उनको फांसी, डेथ पेनल्टी का हुक्म जारी कर दिया, वो उस कंडीशन में। कई बार राष्ट्रपति इसका और एक जगह और पालन करता है, सपोज दैट कोई महिला है और वो प्रेग्नेंट है और उसको फांसी की सजा दी गई है, तो वहां पर उसकी जो दंड है ना उसको लघु कर देगा, कम कर देगा, ठीक है, या कुछ समय के लिए डिले कर देगा जब तक उसका बच्चा मैच्योर ना हो जाए, या ये कुछ अदर कंडीशंस होती हैं वो देखी जाती हैं, तो उसमें कर देगा, कम तो जरूरी कर देगा, इतना तो डेफिनेट है, कुछ समय के लिए, ठीक है। खंड 2 क्या कहता है? और दूसरी बात एक और, ऐसा नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ मारा उसकी भी आप जाकर के वहां पर माफी के लिए डाल दें बेल, नहीं, वो मृत्यु दंड वाली कंडीशन में ही जा सकते हो आप, जहां दंडादेश मृत्यु दंड हो, ठीक है ना। खंड 2 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी को सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने या लघुकृत करने की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी, ठीक है। अब यहां पर समझ जाइए, जैसे कोई सैनिक है, उसका क्या होता है, उसकी जो विवाद है ना, सेना से संबंधित विवाद, वो सेना का अलग न्यायालय होता है, कोर्ट मार्शल बोलते हैं उसे, वो अपने तरीके से दंड देते हैं उसको किसी भी उसमें, तो उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता, ठीक है, राष्ट्रपति के वहां पर नहीं कर सकते आप। कोई बात किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रयोग मृत्यु दंडादेश को निलंबित करने, माफ करने तथा लघुकृत करने की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी राज्यपाल ने क्या किया है, राष्ट्रपति किसी की शक्ति जो भी है, समाधान शक्ति राज्यपाल के पास तो है नहीं, तो राज्यपाल क्या करेगा, उसको अपने पास रख ले या राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो राष्ट्रपति ने उसको क्या किया है, राज्यपाल के थ्रू ही जाती है राष्ट्रपति के पास में, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको या तो कम करेगा या ज्यादा तो नहीं करेगा, कम करेगा, मैक्सिमम तो डेथ ही, तो उस पर राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा कि हाँ आप कुछ करें। 73 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ठीक है। अब यहाँ से 73 से हमारी संघ की कार्यपालिका चलती है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। उपराष्ट्रपति तक का हमारा यही था, ठीक है, तो चलिए बने रहिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखना, धन्यवाद।